नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 43B। 43B क्या बोलती है कि कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनको आप जब एक्सपेंस करोगे, जब आप पेमेंट करोगे ना, तभी आपको अलाउड होंगे, अदरवाइज आपको अलाउड नहीं होंगे। वो कौन कौन से खर्चे हैं जो आपको सिर्फ पेमेंट करने पे अलाउड होंगे? सबसे पहला, अगर कोई टैक्स है, ड्यूटी है, सेस है, इंटरेस्ट है और कोई फीस है, टैक्स का कोई फीस है, तो उन सब का आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब उसका आपको एक्चुअल में आप उसका पेमेंट करोगे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मार्च का जीएसटी का कुछ इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है फरवरी का मार्च में, तो फिर अपन उसका रिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। आपने भरा तो है ही नहीं है उसको, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक आपको कब तक भरना पड़ेगा इसको? आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक इसको पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको रिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर सर हम रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद इसको अगर पेमेंट करते हैं तो उसको आपके अगले साल में आपको उसका रिडक्शन मिलेगा, इस साल में आपको उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एसपीएफ, आरपीएफ, अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, न्यू पेंशन स्कीम, इनमें अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तभी आपको डिडक्शन मिलेगा, तब आप उसका एक्चुअल में आप उसका पेमेंट कर देंगे। बोनस कमीशन का तभी आपको डिडक्शन मिलेगा जब आप उसको एम्प्लॉय को एक्चुअल में पेमेंट कर देते हैं। इंटरेस्ट का लोन है, आपने कोई लोन ले रखा है, उसका इंटरेस्ट है, तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप क्या करते हैं ना, उस इंटरेस्ट का एक्चुअल में पेमेंट करते हैं। उस इंटरेस्ट का आप जब एक्चुअल में पेमेंट करते हैं तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। मान लीजिए आपने क्या किया, सर पुराना जो इंटरेस्ट बढ़ा था उस सबको मिला के हमने एक लोन बना दिया, मतलब मैंने और बैंक ने बात किया कि भाई हम नहीं चुका पाएंगे आपका ब्याज, एक काम करो इस ब्याज का एक लोन बना दो, उस लोन की किस्तें पूरी बनवा दो फिर आप। तो जब आप उस ब्याज का लोन बनवाते हैं ना, तो लोन रिपेमेंट नहीं माना जाएगा। ये रिपेमेंट तभी माना जाएगा जब आप उससे जो लोन बना है उस लोन का जब पेमेंट करोगे तभी माना जाएगा आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, तभी आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। लीव एनकेशमेंट की बात करते हैं तभी मिलेगा जब आप एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं। अगर इंडियन रेलवे को कुछ पेमेंट करना है, कुछ भी पेमेंट अगर आप इंडियन रेलवे को करते हैं, तब वो आपका उसका रिडक्शन तभी मिलेगा उस खर्चे का आपको, जब आप उसको एक्चुअल में इंडियन रेलवे को पे कर देते हैं। चलिए, अब ये बिल में जो मैं बात बता चुका हूँ कि रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट तक अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको तभी अलाउड होगा जिस साल में आपने उसको पेमेंट किया है। और अगर आपने इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट किया है, तब जब आप लोन का रिपेमेंट करते हैं तभी आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, उससे पहले आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप क्या करते हैं ना, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है एम्प्लॉयज़ के बीच में और आपके बीच में, तो आपने क्या किया, बोनस है ना एक ट्रस्ट को दे दिया सारा, कि भाई जब कॉन्फ्लिक्ट सुलझ जाए ना तब आप ये एम्प्लॉयज़ को बोनस दे देना। क्या सर, वो बोनस हमने दे दिया और बोनस का पेमेंट अक्टूबर नवंबर में हुआ, जब ऑडिट के बाद हुआ, मतलब रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के भी बाद हुआ है इसका पेमेंट, तो क्या सर मान लिया जाएगा कि हमने पेमेंट इस साल में कर दिया है? आंसर इज यस। अगर आपने पेमेंट किसी ट्रस्ट को दे दिया है ना, तो माना जाएगा आपने एम्प्लॉयज़ को ही दिया है, बस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपने एम्प्लॉयज़ के खाते में नहीं डाला है, तो उसका रिडक्शन आपको मिल जाएगा। अब एक सेक्शन आती है 43BH। 43BH ये क्या बोलती है ना, ये बनी है पेमेंट टू माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए। मतलब अगर आपकी क्रेडिटर की लिस्ट के अंदर कोई माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस है तो उसका पेमेंट आपको कब तक करना चाहिए? देखो मेरी बात समझना, इसमें दो बातें आती है, आपके बीच में और उस स्मॉल इंटरप्राइजेस के बीच में एग्रीमेंट है। अगर आपका बीच में एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम एग्रीमेंट का टाइम 45 डेज़ का हो सकता है। मतलब अगर उसका 1 अप्रैल का बिल है ना, तो आपको 15 मई तक उसको पे कर देना चाहिए। 45 डेज़ के अंदर उसको आपको पेमेंट कर देना चाहिए। सर नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि अगर उसको पेमेंट आप नहीं करते हैं 45 डेज़ में तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो आपको 15 दिन के अंदर उसको पेमेंट करना होगा। मान लीजिए आपने 45 डेज़ या 15 डेज़ में उसको पेमेंट नहीं किया है, 45 डेज़ और 15 डेज़ में उसको पेमेंट नहीं किया है, तो उस साल में मतलब क्या होगा ना, 31 मार्च को देखा जाएगा कि कितने क्रेडिटर्स खड़े हैं, कौन से 45 दिन से पुराने हैं, कौन से 15 दिन से पुराने हैं। अगर वो चेक कर लिया और आपने उसको पेमेंट नहीं किया तो उस साल में वो टोटल जो आपका क्रेडिटर का अमाउंट है ना, वो आपका इनकम में ऐड हो जाएगा, टोटल आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। और आपको उसका डिडक्शन तब मिलेगा जब आप जिस साल में उसको आप एक्चुअल में पेमेंट करते हैं। मतलब क्या होगा, मान लीजिए आपका 5 करोड़ का क्रेडिटर खड़ा है ना कोई, और आपने उसको पेमेंट नहीं किया, अगर वो MSME में आता है, सॉरी मान लीजिए आपका 10 लाख का कोई क्रेडिटर खड़ा है और वो MSME में आता है, और आपने उसको टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो वो 10 लाख रुपए आपके इनकम में ऐड हो जाएंगे और आप पे टैक्स लग जाएगा। और ये 10 लाख आपको इनकम में से कब लेस करने को मिलेगा, जिस साल में आप उसको एक्चुअल में पेमेंट करोगे। इसको बोलते हैं एग्रीमेंट करना ना एग्रीमेंट करना, MSME का पेमेंट। 43BH। अब देखो मेरी बात सुनो, माइक्रो एंटरप्राइज को माना जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी जिसका 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और अप टू टर्नओवर 5 करोड़ है उससे कम है उसका। स्मॉल एंटरप्राइज को माना जाएगा जिसका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ है उससे कम है और उसका टर्नओवर कितना है 50 करोड़ से उसका कम है, उसको माना जाएगा स्मॉल एंटरप्राइजेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं सेल कंसिडरेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। सर लैंड एंड बिल्डिंग हम बेच रहे हैं, उसका सेल कंसिडरेशन कितना माना जाएगा? देखो
ये अपन कैपिटल हेड में भी अपन डिस्कस करेंगे, ये अलग सेक्शन है। एसडीवी और सेल प्राइस विच एवर इज हायर, एसडीवी और सेल प्राइस मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे हिसाब से ये प्राइस होना चाहिए और आपने जो बेचा है विच एवर इज हायर आपका क्या होगा ना, सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। मान लीजिए आपने जितने में बेचा और जो एसडीवी है उन दोनों का डिफरेंस 110% के बराबर है, जैसे कि आपने 100 में बेचा और एसडीवी का है 106 रुपये, तो हम 110% के अंदर आ रही है कैसे, 100 + 10%, जितने में आपने बेचा प्लस 10% 110 होता है, एसडीवी कितना 106 रुपये, तो मान लिया जाएगा 100 रुपये आपका सेल प्राइस है। या फिर ऐसा हुआ कि मान लीजिए आपका है सेल प्राइस है 100 रुपये और एसडीवी आया 115 रुपये, तो 100 + 10% 110 होता है, एसडीवी 110% से भी ज़्यादा है तो एसडीवी को ही सेल प्राइस माना जाएगा। देखो क्या लिखा है, एसडीवी इज अप टू 110% ऑफ सेल प्राइस, देन सेल कंसिडरेशन इज इक्वल टू सेल प्राइस। ओके, अब मेरी बात सुनना सर, एसडीवी किस दिन का लेंगे? जैसे हम अगर बिल्डिंग वगैरह खरीदते हैं, घर वगैरह खरीदते हैं, तो अपन सीधा एक दिन से खरीदते नहीं हैं, हम पहले एग्रीमेंट करते हैं, उसके बाद अपना पूरा पैसा रिलीज़ करते हैं और अपन डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं। तो सर जब उस एग्रीमेंट की डेट की अपन एसडीवी लेंगे या जो अपन ने बाद में रजिस्ट्रेशन किया है पूरा उस दिन का एसडीवी लेंगे? अब देखो, अगर आपको 1 रुपया भी, सिंगल रुपया भी अगर अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिल गया है अप टू द डेट ऑफ ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की डेट से पहले या एग्रीमेंट तक अगर आपको इन मोड से कोई भी 1 रुपया भी मिल गया, सिंगल रुपया भी एडवांस के बोल के, तो आप डेट ऑफ एग्रीमेंट का क्या कर लेंगे, एसडीवी ले लेंगे। अगर आपको इस मोड से पैसा नहीं मिला, मान लीजिए आपने उसने केस दे दिया है एग्रीमेंट की डेट पे, तो इन अदर केस में क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन की डेट का एसडीवी लेना पड़ेगा। मैंने एक एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल को आप सोल्व करेंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए मेरी बात समझना, एक एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ। ट्रांसफ़र कब हुआ, 1 सितंबर 2023 को हुआ। सेल प्राइस कितनी है, 100 रुपये है, 10 रुपये रिसीव्ड हो गए ऑन अकाउंट पे चेक ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की डेट को 10 रुपये रिसीव्ड हो गए, अकाउंट पे चेक से रिसीव्ड हो गए। इसका मतलब क्या करेंगे, डेट ऑफ एग्रीमेंट का ही एसडीवी ले लेंगे। तो अपन ये वाला एसडीवी नहीं लेंगे, ये वाला एसडीवी अपन ले लेंगे, 120 रुपये अपन एसडीवी ले लेंगे। 100 रुपये अपना सेल कंसिडरेशन है, 10 रुपये रिसीव्ड हुए केस में रिसीव्ड हुए हैं। इसका मतलब ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला अपन एसडीवी ले लेंगे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का। 10 रुपये रिसीव्ड हुए अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे चेक से रिसीव्ड हो गए, भाई ये ले लेंगे। 100 रुपये फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को ही मिला है, 1 रुपया भी नहीं मिला है एग्रीमेंट की डेट को, तो भाई ये लेंगे अपन। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किन किन एंटिटीज़ को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है, किन किन एंटिटीज़ को कंपलसरी है। अब देखा, मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट बाय नोटिफाइड प्रोफेशंस। अगर ये आप इस प्रोफेशंस में, नोटिफाइड प्रोफेशन में, तो आपको कौन कौन से बुक्स, आपको कौन कौन से अकाउंट्स आपको मेंटेन रखने पड़ेंगे। अगर आपका ग्रोस रिसिप्ट लास्ट 3 सालों में 1.5 लाख से एक्सीड करता है और इस साल में लग रहा है कि एक्सीड कर जाएगा 1.5 लाख से, तो आपको प्रेस्क्राइब्ड बुक्स आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। सर ये प्रेस्क्राइब्ड बुक कौन कौन सी है, देखो ये रही, केस बुक है, जनरल है, लेज़र है, कार्बन कॉपी ऑफ बिल मोर देन ₹25, सीरियली नंबर्ड होने चाहिए सारे आपके बिल, ओरिजिनल बिल होने चाहिए सारे एक्सपेंडिचर के, अगर एक्सपेंडिचर आपका 50 रुपये से ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं प्रेस्क्राइब्ड बुक आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। अगर आप अदर केस में आते हैं जिसका मतलब 1.5 लाख से आपका ऊपर रिसिप्ट नहीं है, तो आपको ऐसी कोई भी बुक आपको मेंटेन करनी है जिससे कि अगर आपका इनकम टैक्स ऑफिसर आपका कहे कि मेरे को असेसमेंट करना है तो इजीली आपका असेसमेंट कर सकें। भले आप रजिस्टर में लिखो, कहीं भी लिखो, बट इतना स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि भाई एओ आपका आराम से क्या कर सके, असेसमेंट आपका कर सके। सर आपने कहा नोटिफाइड प्रोफेशन कौन कौन से हैं, ये रहा, मेडिकल, अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, सीएस, इंटीरियर डेकोरेटर, टेक्निकल कंसल्टेंट, लीगल फर्म, आर्टिकल, आईटी प्रोफेशनल्स, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप नोटिफाइड प्रोफेशंस हैं और आपका रिसिप्ट 1.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको प्रेस्क्राइब बुक मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर आपका रिसिप्ट 1.5 लाख से कम है तो आपको ऐसा कोई भी बुक मेंटेन रखना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको वो क्या कर सके, आपका असेसमेंट आराम से कर सके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सर ये तो आपने बात पढ़ दी आपने नोटिफाइड प्रोफेशंस की, कोई अदर प्रोफेशंस है, अदर बिजनेसेस हैं, तो वो कैसे मेंटेन करेंगे, उनके लिए क्या लिमिट है। देखो मेरी बात समझना, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है, अगर अदर वाले इंडिविजुअल एचयूएफ है और उनका अगर पीजीबीपी का टर्नओवर लास्ट 3 सालों में या फिर इस साल में लग रहा है कि हो जाएगा कितने से, अगर बिजनेस है तो आपका मेरी बात समझना,
उनका प्रॉफिट अगर 2.5 लाख से एक्सीड करते लग रहा है, या फिर 2.5 लाख से 3 सालों से एक्सीड कर रहा है, 3 सालों से 2.5 लाख से एक्सीड हो रहा है, और इस साल भी लग रहा है कि 2.5 लाख से एक्सीड कर जाएगा, उनका टर्नओवर अगर 3 सालों से 25 लाख से ऊपर है और इस साल भी लग रहा है 25 लाख से ऊपर हो जाएगा, तो उनको मेंटेन करनी पड़ेगी बुक्स ऑफ अकाउंट, जिससे कि एओ उसका असेसमेंट कर सके। अगर कोई अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है, उनका लास्ट 3 सालों में प्रॉफिट 1,20,000 से ज़्यादा और इस साल में भी लग रहा है कि 1,20,000 से ज़्यादा हो जाएगा, और लास्ट 3 सालों में उनका टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा और इस साल में भी लग रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, तो उनको भी ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से एओ उनका असेसमेंट आराम से कर सके। अब मेरी बात समझना, अगर इस लिमिट से मतलब 2.5 लाख के प्रॉफिट, 25 लाख का टर्नओवर, 1.2 लाख यानी कि 1,20,000 का प्रॉफिट और 10 लाख के टर्नओवर से अगर कम है उनका टर्नओवर, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 2.5 लाख और 25 लाख, और अदर केस में 1,20,000 और 10 लाख रुपए, अगर इससे भी कम उनका टर्नओवर और प्रॉफिट है, तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है। जो उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया, उनको मिनिमम 6 सालों के लिए उनको पास अपने पास रखना पड़ेगा। 6 साल तक कभी भी उनसे डिपार्टमेंट ये डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। अब सर किसको ऑडिट करवानी पड़ेगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, किस को ऑडिट करवाना पड़ेगा? देखो मेरी बात समझना, जिनका बिजनेस है उनका टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ऊपर है, अगर उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा। प्रोफेशन के केस में अगर उनका रिसिप्ट 50 लाख से ज़्यादा है तो उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा। या फिर कोई एसएससी है जो 44 एडी, एडीए, बीबी, बीबीबी और बीएई में क्या करता है, अपना इनकम शो नहीं करता है, जिनको कंपलसरी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। जैसे कि 44 एडी में क्या कहता है ना कि आपको मिनिमम 8% या 6% प्रॉफिट का बताना पड़ेगा, या उससे भी कम बताते हैं, मतलब 44 एडी में ये रिटर्न नहीं भरना चाहते हैं, तो उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब मैंने जो लिमिट बताया 1 करोड़ का, ये लिमिट आपका 10 करोड़ का हो जाएगा अगर आपका केस रिसिप्ट और केस पेमेंट, पूरी फर्म का केस रिसिप्ट और केस पेमेंट अप टू 5% है। पूरे साल में सिर्फ आपने 5% आपने केस में काम किया है, बाकी आपने क्या किया है, सारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन किए हैं, तब आपके लिए लिमिट 1 करोड़ का 10 करोड़ हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैंने कहा 1 करोड़ से ऊपर आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, पर 44 एडी है ना, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है और आप अगर प्रॉफिट का 6% या 8% आप बताते हैं, आप अपने टर्नओवर का 6 या 8% आप प्रॉफिट बताते हैं, तो आपको ऑडिट करवाने का ज़रूरत नहीं है, तो आपको वहाँ पे ऑडिट करवाने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर ऑडिट हमको कब तक करवाना है? 1 मंथ पहले, मतलब कि जब रिटर्न का आपका ड्यू डेट आएगा, रिटर्न फाइलिंग आपका जब ड्यू डेट आएगा उसके जस्ट 1 महीने पहले तक आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए ऑडिट वालों के केस में आपका रिटर्न का ड्यू डेट आता है 31 अक्टूबर, तो आपको 30 सितंबर तक आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। सर ऑडिट नहीं करवाई, हम पे लाइबिलिटी है ऑडिट की, हमने ऑडिट नहीं करवाई, तो 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1.5 लाख विचएवर इज हायर आपका क्या बन जाएगा, लोअर क्या बन जाएगा, आपका पेनल्टी बन जाएगा ऑडिट नहीं करवाने का। 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1.5 लाख रुपये विचएवर इज लोअर आपका ऑडिट का पेनल्टी बन जाएगा। सर आपने कहा 44 एडी, हाँ तो देखिए टैक्सेशन ऑन प्रेजम्पटिव बेसिस, मतलब गवर्नमेंट बोलती है अगर आपको ऑडिट नहीं करवानी है, अगर आप धंधा कर रहे हैं और आप इतना अगर आप प्रॉफिट बता देते हैं, अगर आपका टर्नओवर वगैरह इस लिमिट तक है और आप इतना प्रॉफिट बता देते हैं हमको, तो आपको ऑडिट करवाने का ज़रूरत नहीं है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है। कौन कौन सा है? सबसे पहले बात करते हैं 44 एडी का। कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म वगैरह है एक्सक्लूडिंग एलएलपी, अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल फर्म, ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल फर्म एचयूएफ, इन 3 की ही बात कर रहा हूँ, कंपनी वगैरह की बात यहाँ नहीं हो रही है, एक्सक्लूडिंग एलएलपी, जो डिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं 10AA का 80 IA to 80 RRB का डिडक्शन वो क्लेम नहीं करते हैं, और जो बिजनेस में इंगेज्ड हैं बट इन 3 बिजनेस में इंगेज नहीं है। कौन कौन से में? 44 AE वाले में, एजेंसी बिजनेस में और कमीशन और ब्रोकरेज के बिजनेस में इंगेज नहीं है, तो उनको ऑडिट करवाने का ज़रूरत नहीं है, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है। अगर उनका टर्नओवर 2 करोड़ तक है और वो अगर प्रॉफिट का 6% या 8%, सॉरी अपने टर्नओवर का 6% या 8% क्या करते हैं, प्रॉफिट अपना बता देते हैं। देखिए मेरी बात समझना, टर्नओवर कितना होगा, बिजनेस हैविंग टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट अप टू ₹2 करोड़ इन प्रीवियस ईयर, इन एग्रीगेट रिसिप्ट फ्रॉम द केस बेयर चेक क्रॉस चेक, अगर 5% तक है तो ये लिमिट आपकी 3 करोड़ रुपए हो जाएगी। अगर आप केस वगैरह में काम अगर 5% तक ही करते हो पूरा टर्नओवर का, तो आपका लिमिट 3 करोड़ रुपए हो जाएगा, 2 करोड़ से बढ़ के। अब आपको कितना प्रॉफिट बताना पड़ेगा? अगर आपने पूरे साल में पूरा काम केस में नहीं किया है, मतलब आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम वगैरह से काम किया है, आपने केस में काम बहुत कम किया है, तो अपने टर्नओवर का आपको 6% प्रॉफिट बताना पड़ेगा। अगर आपने केस में भी काम किया है, तो आपको 8% तक अपना प्रॉफिट बताना पड़ेगा।
आपको ध्यान रखना, अगर आप 44AD में रिटर्न भरते हैं तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा 30 से लेकर 38 तक का, और 40B का भी आपको डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। मतलब 40B कौन सा वाला, वो जो रेम्यूनरेशन वगैरह कंप्यूट करते हो ना, वो आप नहीं करोगे, आप सीधा टर्नओवर का 6% या 8% अपना प्रॉफिट बताने वाले हो। बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है। एडवांस टैक्स की बात करते हैं तो आपको, जैसे कि एडवांस टैक्स में अपने लिमिट्स दे रखी है कि आपको यहाँ तक कितना % बढ़ना है, यहाँ तक आपको इतना % बढ़ना है। बट अगर आप 44AD पे 40AD में आप रिटर्न भरते हो तो आपको 100% एडवांस टैक्स आपको मार्च में भरना पड़ेगा। 15 मार्च तक आपको 100% अपना एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर आपने एक बार 44AD ले लिया तो आपको कंसेक्यूटिव 5 सालों तक 44AD में रिटर्न भरना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपकी वो लिमिट एक्सीड ना हो तो बात अलग है, बाकी आपको 5 सालों तक ही 44AD में रिटर्न अपना भरना पड़ेगा। फटाफट से 44AD को फटाफट से देख लेते हैं अपन। रेजिडेंट इंडिविजुअल अचीव फर्म वगैरह की बात कर रहे हैं, और जो ये वाले डिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं, 10AA के 80 IA to 80 RRB के डिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं, वो 44AE वाले बिजनेस में नहीं है, कमीशन के बिजनेस में नहीं है, एजेंसी बिजनेस में नहीं है, जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक, अगर वो केस में काम करते हैं तो उनका टर्नओवर 5 करोड़, केस में काम नहीं करते हैं तो उनका टर्नओवर 3 करोड़ रुपये तक है, और उनको अपने टर्नओवर का 6% या 8% उनको प्रॉफिट बताना पड़ेगा। ये डिडक्शन उनको नहीं मिलेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है, उनको 15 मार्च तक अपना एडवांस टैक्स पे कर देना होगा। चलिए 44ADA की बात करते हैं। ये बात करता है 44ADA किसकी बात करता है, प्रोफेशन की बात करता है। ये अपन ने बात कर ली बिजनेस की, अब बात करते हैं प्रोफेशन की। इंडिविजुअल है और फर्म है, एचयूएफ तो प्रोफेशन में आती ही नहीं है। इंडिविजुअल और फर्म की बात करते हैं, एक्सक्लूडिंग LLP, जो प्रोफेशन में इंगेज्ड है और जिनका ग्रोस रिसिप्ट 50 लाख तक है। ग्रोस रिसिप्ट उनका क्या है, 50 लाख तक है, और अगर वो केस में काम नहीं करते हैं तो मतलब 5% तक ही अगर केस में काम करते हैं तो उनका लिमिट 75 लाख हो जाएगा, 75 लाख हो जाएगा। उनको टोटल ग्रोस रिसिप्ट का 50% अपना प्रॉफिट बताना पड़ेगा। टोटल ग्रोस रिसिप्ट का उनको 50% प्रॉफिट बताना पड़ेगा अगर वो 44AD में रिटर्न भरते हैं तो। और इनको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा 30 to 38 का, PGBP का जो डिडक्शन इनको कोई भी नहीं मिलेगा, और 40B यानी कि रेम्यूनरेशन वगैरह कंप्यूट नहीं कर सकते। इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है, उनको अपना 100% एडवांस टैक्स 15 मार्च तक इनको भरना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब 44AE की बात करते हैं। 44AE क्या करता है, अगर कोई क्या करता है, वो ट्रक वगैरह लोरी वगैरह चलाते हैं और उनका 10 ट्रक है उनके पास, मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उनके पास अप टू 10 ट्रक है, 10 ट्रक से ऊपर नहीं है, 10 ट्रक तक है, तो वो चाहे तो प्रेजेंटिव बेसिस पे अपना क्या कर सकता है, अपना इनकम कंप्यूट कर सकते हैं। उनको टोटल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है। अगर वो हायरिंग बिजनेस वगैरह में है, लीजिंग बिजनेस में है, गुड्स कैरीज ट्रांसपोर्टेशन के, तो वो चाहे तो 44AE में प्रेजेंटिव बेसिस पे अपना रिटर्न भर सकते हैं। देखो मेरी बात समझना, क्या लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में है और उनके पास 10 से ज़्यादा उनके पास व्हीकल नहीं है। अब सर इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे। अब व्हीकल 2 टाइप की होती है, एक तो हैवी व्हीकल, दूसरी होती है अदर व्हीकल। एक होती है हैवी व्हीकल, दूसरी होती है अदर व्हीकल। देखो हैवी व्हीकल किसको बोलते हैं, जिनका वेट है ना 12 टन यानी कि 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा है। 12,000 किलोग्राम से अगर उनका ज़्यादा वेट है उसको बोलते हैं हैवी व्हीकल, और 12,000 किलोग्राम से कम वेट है उसको बोलते हैं अदर व्हीकल। अगर आपका हैवी व्हीकल है तो आपका इनकम कितना माना जाएगा, ₹1000 पर टन पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ इंटू नंबर ऑफ मंथ, और पार्ट कंसिडर्ड एज फुल मंथ ओन बाय द व्हीकल। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए मान लीजिए आपके पास एक हैवी व्हीकल है जिसका 15 टन का वजन है। देखो उसका अगर 15 टन का वजन है ना, तो इंटू 1000 कितना हुआ, 15,000 क्या होगा, ₹1000 पर टन, तो 15 टन का कितना होगा 15,000। ये पर मंथ होगा, पार्ट ऑफ द मंथ। अब आपने कितने मंथ काम में लिया है इसको, इंटू 5 मंथ काम में लिया हो, मान लीजिए 75,000 आपका क्या होगा, इस एक व्हीकल का आपका इनकम निकल जाएगा। 1000 फॉर 1 टन, अब कितने टन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और नंबर ऑफ मंथ कितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना इनकम आ जाएगा। अदर व्हीकल है तो 7,500 क्या होगा ना, 7,500 पर मंथ। अब आपका कितने नंबर ऑफ मंथ उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका अदर व्हीकल का भी इनकम आ जाएगा। ऐसे आपको सारे व्हीकल से इनकम निकालने हैं, पर ध्यान रखना व्हीकल अप टू 10 है तो ही आप ये सेक्शन ऑप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये सेक्शन ऑप्ट आप नहीं कर सकते। आपको कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है। और ध्यान रखना एडवांस टैक्स आपका जो नॉर्मल प्रोविज़न होते हैं उसी से आपको भरना पड़ेगा। इसी के साथ का PGBP चैप्टर खत्म होता है। इसके अगले सेशन में अपन शुरू करेंगे कैपिटल गेन। आई होप आपको ये समझ में आ रहे हैं रिवीजन लेक्चर्स। आई होप जहाँ जहाँ लेक हो रहा है वहाँ पे थोड़ा सा लेक हो रहा है, क्योंकि मेरा से प्रॉपर क्या है कि टाइमिंग और सेटअप वगैरह नहीं बैठ रहा है, तो थोड़ा सा लेक हो रहा है वीडियो और थोड़ा डिले भी हो रहा है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे।
थैंक यू, पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट आए तो मुझे कमेंट करिए। और मेल आईडी आपके पास मेरी होगी नहीं है तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, आप अपने डाउट इस पर मेल कर सकते हैं। आप अपना कोई भी डाउट उस पर आप मेल कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।